Welcome in SST class. Chapter 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution Part 2. The topic is Industrial Society and Social Change. औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था, आपको करवाया था, तो उसका एक बार रिव्यू दे देती हूँ। द एज ऑफ सोशल चेंज। देखिएगा बेटा, जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति वाला, तो उसके बाद में जब वो क्रांति हुई थी फ्रांस के अंदर, तो उसके बाद यूरोप के अंदर लोगों में एक शक्तिशाली विचार, एक स्ट्रॉन्ग विचार आने शुरू हुए थे कि लोग स्वतंत्रता और समानता, फ्रीडम और इक्वालिटी दोनों की चाहत रखने लग गए थे। जो आसपास के देश हैं, वो आसपास के देश भी इसी स्वतंत्रता और समानता के विचार को फॉलो करने के इरादे से जो लोग गुलाम बने हुए थे, वो भी अपने समाज में, अपने देश में बदलाव चाहते थे। तो ये जो परिवर्तन आया, इस परिवर्तन में 3 ग्रुप थे, रेडिकल्स, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स। जो रेडिकल्स और लिबरल्स थे, ये ऐसे ग्रुप थे जो सभी धर्मों को बराबर और सम्मान चाहते थे कि सबको इक्वलिटी हो, सब इक्वल हो, सबको ऑनर मिले और सबको इक्वल राइट्स दिए जाएं। तो ये इस फेवर में थे। और जो ये कंजर्वेटिव्स थे, जिन्हें हम रूढ़िवादी लोग कहते हैं, तो बेटा ये कंजर्वेटिव वो लोग थे जो चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज तो आए, लेकिन वो चेंज धीरे धीरे आए। इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है पार्ट 1 वीडियो में। आप मेरी पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं इसी चैप्टर की। तो देखिएगा बेटा, इसमें लोगों के मतलब समर्थन को लेकर कि लोग कोई बदलाव को समर्थन देना चाहते हैं, चेंजेस को वो चाहते हैं कि चेंजेस आने चाहिए। कुछ लोग समर्थन नहीं देना चाहते इन बदलावों को। तो इनके बारे में उनके आपस में बहस हुई। और कुछ लोग चाहते थे जो बड़े ज़मींदार हैं और रिच इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ज़्यादा स्पेशल राइट्स नहीं मिलने चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो अलग अलग लोगों की थिंकिंग थी। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। अब देखिएगा, इसमें जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, इसके बारे में क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जब एक पॉलिटिकल ट्रेंड आया था, जो उस पॉलिटिकल ट्रेंड में वहाँ पर एक इकोनॉमिक चेंजेस हुए, आर्थिक बदलाव आए। क्योंकि धीरे धीरे जो उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बननी शुरू हुई। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ डेवलप होती जा रही थी, उनका एरिया डेवलप होता जा रहा था, तो उनकी वजह से रेलवे लाइन भी डेवलप होती जा रही थी। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ से बने हुए सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेलवे का जो युग है वो आता चला गया। और इससे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो आती चली गई। रिवॉल्यूशन कब बोलते हैं बच्चे? जब कोई चीज़ हद से ज़्यादा हो जाए। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई थी, हरित क्रांति बोलते हैं जिसको। और ये हमारी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, एक से एक इंडस्ट्रीज़ ओपन होती जा रही थी। अब देखिएगा बच्चे, जब इंडस्ट्रीज़ ओपन हुई, लोग काम की तलाश में गांव के एरिया से शहर की तरफ आए, उन्होंने वहीं पर रहना शुरू किया। जब लोग रहने लगे इंडस्ट्रीज़ के आसपास घर बनाकर, झोपड़ी डालकर, तो धीरे धीरे वहाँ पर छोटी मोटी मार्केट भी बननी शुरू हुई। तो इस तरह से एक नई सिटी बननी शुरू हो गई। तो देखिएगा बेटा, जो इंडस्ट्रीज़ आई, इस इंडस्ट्रीज़ ने मैन को, वुमन को, चिल्ड्रंस को, सबको इन कारखानों के काम में लगा दिया। और जो काम करने के आवर्स थे, इनके जो वर्किंग आवर्स दिए हुए थे, वो बहुत ही लॉन्ग थे, बहुत लंबे थे। वेजेस वर पुअर। और जो इनकी काम के बदले में इनको मेहनताना दिया जाता था, इनको दिहाड़ी दी जाती थी, वो बहुत कम थी। और मजदूरी इतनी कम थी कि बेरोज़गारी आम समस्या बन चुकी थी लोगों की। तो जो उद्योग थे, इंडस्ट्रीज़ थी, इनके अंदर जो वस्तुएं बनाई जा रही थी, उसकी मांग में गिरावट आ गई। तो गिरावट आने पर, क्योंकि जब डिमांड होती है तभी इंडस्ट्रीज़ के अंदर सामान बनता है और लोगों के श्रम की आवश्यकता ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही डिमांड में कमी आने से बेरोज़गारी बढ़ती चली गई। क्योंकि जैसे ही डिमांड कम हुई तो इंडस्ट्रीज़ में माल बनना कम हुआ। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने कुछ मज़दूरों को काम से हटा दिया। तो बेटा बेरोज़गारी बढ़ती चली गई और शहर में बहुत ही स्पीड से बेरोज़गारी बढ़ती जा रही थी। और लोग आवास की तलाश में, काम की तलाश में शहरों की तरफ आते जा रहे थे। इससे लोगों के रहने की प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। वहाँ पर सैनिटेशन की प्रॉब्लम बढ़ती चली गई, साफ़ सफाई रहती नहीं थी, बहुत मुश्किल हो रहा था।
तो जो उदारवादी मीन्स जो लिबरल्स थे और जो रेडिकल्स थे, दोनों ही इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे कि बढ़ती हुई आबादी से, जो बढ़ती हुई आबादी की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से जो रहने की समस्या पैदा हो रही है और जो वहाँ पर साफ़ सफाई की प्रॉब्लम होती जा रही है, उसे कैसे सुलझाया जाए। तो लगभग सभी इंडस्ट्रीज़ व्यक्तिगत स्वामित्व थे, मतलब लोग जो इंडिविजुअल थे वो उनके मालिक बने हुए थे। इनके देखिएगा नेक्स्ट, जो इंडस्ट्रीज़ थी वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। एक इंडिविजुअल्स का मतलब होता है सिंगल मैन, तो जो इनके मालिक थे वो सिंगल आदमी थे। बहुत सारे रेडिकल और बहुत सारे लिबरल्स जो थे, इन लोगों के पास में भी काफ़ी प्रॉपर्टी थी और इन लोगों के यहाँ पर बहुत सारे लोग नौकरी किया करते थे। तो व्यापार और इंडस्ट्रीज़ दोनों के ज़रिए धन दौलत इकट्ठा करते जा रहे थे लोग, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ भी थी और व्यापार भी था, तो दोनों के ज़रिए ही लोगों को फ़ायदा होता जा रहा था। और इसलिए लोग चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रयासों को बढ़ावा दिया जाए। जो कोशिश कर रहे हैं लोग व्यापार को बढ़ाने की, उद्योगों को बढ़ाने की, तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिए जाए, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। काम मिलेगा तो उन्हें मजदूरी मिलेगी तो अपने रहने की समस्या को, खाने पीने की समस्या, साफ़ सफाई की, उन्हें दूर कर पाएंगे, अपना स्वास्थ्य स्वस्थ रख पाएंगे। तो रेडिकल्स और लिबरल्स का यही एक मोटिव था कि काम ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, जिससे कि नॉर्मल जो लेबर है वो हेल्दी हो और जो वहाँ के सिटीज़न हैं वो पढ़े लिखे हों। तो इसका मतलब वो प्रॉफिट देना चाहते थे लोगों को। और जिन लोगों को बचपन से ही बिना कुछ करे विशेष अधिकार मिल जाते थे, स्पेशल राइट्स, इसके वो अगेंस्ट थे, इसके खिलाफ वो आवाज़ उठाते थे। जैसे राजा का बेटा अगर राजा का बेटा है, चाहे वो इस लायक भी नहीं है कि वो राजा बन सके, लेकिन उसे बचपन से राइट होते थे कि वो दूसरों पर हुकूमत करे, दूसरों के ऊपर अपना ऑर्डर चलाए। तो बच्चे जो गरीब थे, गरीब वो लिबरल्स लोग ये चाहते थे कि गरीबों को रोज़गार मिले और हर एक इंसान को ऐसे राइट बनाए जाएं कि हर एक इंसान को फ्रीडम दी जाए और उनके पास, जिनके पास कैपिटल है, पूंजी है, उन्हें बिना रोक टोक के काम करने का मौका दिया जाए, जिससे कि सोसाइटी में डेवलपमेंट हो सके। तो इसी वजह से जो 19वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग के डिकेड्स में, जो स्टार्टिंग 19वीं सेंचुरी के जो शुरुआती 10 साल थे, उसमें समाज के अंदर परिवर्तन को चाहने वाले जो लोग थे वो बहुत सारे कामकाजी लोग थे, स्त्री पुरुष थे, रेडिकल्स थे, उदारवादी थे, जो जिन्हें हम लिबरल्स बोलते हैं। तो वो लोग इधर उधर घूमते थे इस तलाश में कि समाज में परिवर्तन आए, उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा हों जिससे लोगों को काम मिले। और यूरोप के अंदर 1815 में, जो 1815 था, 1815 में यूरोप में, देखिएगा ये वाला मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कि 1815 में जिस तरह की गवर्नमेंट बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि जो सोचा था वो नहीं हुआ, और 1815 में, ये 1815 की बात है, जिस तरह की गवर्नमेंट बनी थी, जो रेडिकल्स थे, लिबरल्स थे, ये लोग आंदोलन के पक्ष में थे कि लोग मूवमेंट करें, आंदोलन करें, रिवॉल्यूशन करें और अपने आप को आज़ादी दिलाएं सरकार से। फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, इन देशों में ऐसे लोग क्रांतिकारी बनते चले गए, रिवॉल्यूशनरी बनते चले गए, जो कि इस सरकार से छुटकारा पाना चाहते थे। और ये राजाओं की जो पावर है उसका तख्ता पलट करने की कोशिश करने लगे। तो जो नेशनल, जो रिवॉल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने अपने एक ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे वो, जहाँ पर सभी नागरिकों को, सभी सिटीज़न को इक्वल राइट्स हों। 1815 के बाद इटली में जो भी, इटली का आपने सुना होगा, आप इसे 10th में पढ़ेंगे, 10th में इसको बिल्कुल अच्छे से बताया गया है कि एक यूरोप में, इटली में गिसेप्पे मेज़िनी ये क्रांतिकारी हुए हैं और इनका यही एम था कि ये अपने जो इनके समर्थक थे, इनके सपोर्टर, उन सपोर्टर के साथ मिलके राजा के खिलाफ ये षड्यंत्र करें, साजिश रचें और राजा को उसकी गद्दी से निकाल दें और ऐसे राजा को वहाँ पर बिठाया जाए जो लोगों के राइट्स बनाए, इंडिविजुअल उन्हें राइट्स दे, उन्हें फ्रीडम दे। तो भारत के साथ साथ दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे राष्ट्रवादी थे जो अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे।
तो बेटा ये बात तो इंडस्ट्रीज़ की कि इंडस्ट्री आई, इंडस्ट्री आने से चेंजेस आए तो लोगों की ज़िंदगी बेहतर हुई, और अगर डिमांड कम हुई तो इंडस्ट्रीज़ से लोगों को निकाला गया, जिससे बेरोज़गारी बढ़ी। तो रेडिकल्स और लिबरल्स यही चाहते थे कि रोज़गार के साधन ज़्यादा से ज़्यादा हों, जिससे कि लोग अपने आप को ग्रो अप कर पाएँ, डेवलपमेंट कर पाएँ। क्योंकि 19वीं सेंचुरी से पहले तो जब 1815 था, उस टाइम पे ऐसी गवर्नमेंट थी जिससे कि लोग छुटकारा पाना चाहते थे और उसके लिए वो कोशिशें करते रहते थे, क्रांति करते रहते थे। जिसका एग्जाम्पल इन्होंने यूरोप के गेसीसीपी मेज़िनी जो एक क्रांतिकारी थे उनके रूप में दिया, कि उन्होंने अपने सपोर्टर के साथ मिलकर राजा के खिलाफ षड्यंत्र किया और कोशिश की कि देश को आज़ादी मिल जाए। तो बच्चे ये था। अब नेक्स्ट देखिएगा 1.3, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप में समाजवाद का आना, कैसे आया यूरोप में समाजवाद? देखिएगा बेटे, 19वीं सेंचुरी के मिडिल में, जब 19वीं सेंचुरी का बीच का टाइम आया तो मिडिल तक यूरोप में जो समाजवाद है, जो एक सोशलिज़म है, वो एक जाना पहचाना विचार बन गया। हर कोई लोग जो थे वो अट्रैक्ट हो रहे थे सोशलिज़म की तरफ, वो चाहते थे कि सोशलिज़म आए, क्योंकि समाजवादी जो लोग थे, जो समाजवादी का मतलब क्या है, जो एक अच्छा समाज चाहते थे, एक बेहतर समाज की कल्पना रखते थे। तो ये समाजवादी लोग जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट थे, कि लोगों के पास इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उनका गुजारा आराम से हो जाए, लेकिन हद से ज़्यादा अगर उनके पास प्रॉपर्टी है तो ये इस फेवर में थे कि उन्हें उन गरीब लोगों को थोड़ा सा हिस्सा देना चाहिए जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो निजी संपत्ति के स्वामी इस चीज़ को सही नहीं मानते थे। जो ऑनर थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के, वो उसके अगेंस्ट थे। उनका कहना था कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है हमारी, और हम उसके मालिक हैं। और जो ये व्यवस्था है, ये जो सिस्टम जिसने बनाया है कि निजी प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये ही सभी प्रॉब्लम्स को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा वो क्यों मानते थे? क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास तो देखो संपत्ति तो है, लेकिन उनके पास अगर हद से ज़्यादा संपत्ति है तो इसका यूज़ वो दूसरों को रोज़गार देने के लिए कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि जो ऑनर थे वो अपने फ़ायदे से मतलब रखते थे, वो लोगों के बारे में नहीं सोचते थे। तो इसीलिए वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को छीनने के ख़िलाफ़ वो भी खड़े रहते थे। तो समाज के अंदर एक साझा सामाजिक हित जो लिबरल्स और रेडिकल्स चाहते थे कि अगर किसी के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो वो मिलजुल कर गरीब लोगों के साथ रहे, जिससे कि उस प्रॉपर्टी पर सबका राइट रहे, सब उस पर खेती भी कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो वो बदलाव चाहते थे समाज में कि ऐसे हम गरीबी को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जो ऑनर थे वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे। देखिएगा बेटा, जो समाजवादी लोग थे आने वाले फ्यूचर के लिए उनके पास बिल्कुल अलग विचार हुआ करते थे। वो अलग विचार दिया करते थे आने वाले फ्यूचर के लिए। ग्रुप में रहकर लोगों को कहा जाता था कि आप ग्रुप में रहिए, एक प्रॉपर्टी के ऊपर मिलकर काम कीजिएगा, जो इंडस्ट्री है उसमें दिलचस्पी दिखाइएगा। अब इंग्लैंड के जाने माने एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ओवन। क्या नाम था बेटा? रॉबर्ट ओवन। 1771 से लेकर 1858 तक इन्होंने इंडियाना में एक न्यू हार्मोनी के नाम से एक नए तरह का ग्रुप बनाया था। इंडियाना कहाँ पर है? अमेरिका में है। तो एक न्यू ग्रुप बनाया था न्यू हार्मोनी के नाम से। तो कुछ जो सोशलिस्ट थे, समाजवादी लोग, वो ये मानते थे कि केवल इंडिविजुअल इस बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते हैं, कि अगर कोई एक इंडिविजुअल चाहे कि हम बहुत बड़ा खेत लें और उस पर ग्रुप बनाकर काम करें तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए देखिएगा, फ्रांस में लुई ब्लॉक थे। जो लुई ब्लॉक थे वो क्या चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सरकार, जो भी पूंजीवादी लोग थे भाई, उनकी पूंजी को लगाने के लिए इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि इंडस्ट्री बनाए, इंडस्ट्री को बढ़ावा दें। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे, कोऑपरेटिव हमने पढ़ा था, कोऑपरेटिव ग्रुप। ये एक कोऑपरेटिव का मतलब होता है जिसमें सभी लोग कोऑपरेट करते हैं, सभी लोग सहयोग करते हैं, मिलजुल कर चीज़ें बनाते हैं, और जब प्रॉफिट होता है तो हर एक सदस्य, हर एक मेंबर जिन्होंने मिलजुल कर काम किया था, तो हर एक सदस्य के हिस्से में वो प्रॉफिट आता था।
मान लो 10 लोग मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं और एक काम कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी खेत के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जब उनको प्रॉफिट मिलता था उस चीज़ का, तो 10 के 10 लोग आपस में बांट लेते थे, तो सबको प्रॉफिट होता था। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जो ये सोशलिस्ट थे, इन्होंने इस बारे में अपने कई तर्क पेश किए, कई थिंकिंग पेश किए इन्होंने अपनी। जो मार्क्स थे उनका क्या विचार था कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी है वो हमारा पूंजीवादी समाज है। पूंजीवादी समाज है मतलब कि वो जो हमारी इंडस्ट्री है, जो भी हमारी इंडस्ट्री है वो कैपिटलिस्ट लोगों की है, जिनके पास कैपिटल है, जिनके पास पूंजी है। देखिए दोबारा सुनिए, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ये एक जो दार्शनिक थे वो लोग थे। इन्होंने अपने विचार दुनिया के सामने पेश किए। इन्होंने कहा जो औद्योगिक समाज है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी है, ये उन लोगों की है जिनके पास पैसा है, पूंजीवादी समाज है। क्योंकि फैक्ट्रियों में जो पूंजी लगाई जाती है वो पूंजी गरीब आदमी तो लगा नहीं सकता, तो पूंजीपति ही लगा सकता है। तो इट मीन जो उसमें पूंजी लगाएगा, जो पैसा लगाएगा, वो इसका ऑनर है। तो जो पूंजीपति थे, इनके जो मुनाफा मिलता था वो मुनाफा, वो प्रॉफिट मज़दूरों की मेहनत से पैदा होता था। जो मज़दूर कंपनी में मेहनत करते थे उनकी मेहनत से इन लोगों को मुनाफा मिलता था। तो ये मार्क्स क्या चाहते थे कि जब तक जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनर हैं, जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो इसी तरह से प्रॉफिट इकट्ठा करते जाएंगे, तब तक तो मज़दूरों की कंडीशन में सुधार हो ही नहीं सकता। अगर एक पूंजीपति ये चाहता है कि मेरे मज़दूरों की ज़िंदगी भी सुधरे, तो वो सैलरी में इंक्रीमेंट कर सकता है। जब उसे प्रॉफिट होता है वो बोनस दे सकता है, वो उनकी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकता है, एक रेजिडेंस प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकता है, कंपनी की साइड से उन्हें मकान बना के दे सकता है जिससे कि बेहतर लाइफ हो। तो लोग मन लगा के काम करेंगे, उनकी ज़िंदगी सुधरेगी, तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लेकिन जब तक पूंजीपति लोगों के प्रॉफिट को खुद खाते जाएंगे, सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, तब तक तो मज़दूर वर्ग सुधार में आ ही नहीं पाएगा। तो बेटा, जो पूंजीपति की वजह से शोषण होता था, इस शोषण से मज़दूरों को मुक्त कराने के लिए जो मार्क्स थे, उन्होंने कहा, कार्ल मार्क्स ने, कि हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जिसमें जितनी भी संपत्ति है वो पूरे समाज का उस पर कंट्रोल हो। मतलब कि जो प्रॉपर्टी है उस पर किसी एक आदमी का कंट्रोल ना हो, क्योंकि एक आदमी का कंट्रोल रहेगा तो वो अपना स्वामित्व दिखाएगा, वो मज़दूरों को बोनस नहीं देगा, वो सैलरी नहीं बढ़ाएगा, मेडिकल फैसिलिटी नहीं देता है, उनके प्रॉफिट को खा जाता है, खुद हज़म कर जाता है, कम वेजेस में ज़्यादा काम लेता है। काम करने के घंटे अगर 8 घंटे काम करने के होते हैं तो जानबूझकर 10 घंटे कराता है या 12 घंटे। तो इस तरह से शोषण मज़दूरों का होता रहता है। और अगर इस शोषण से मुक्त कराना है तो उस इंडस्ट्री में या प्रॉपर्टी पर मज़दूरों का भी समान अधिकार कर दिया जाए, जिससे कि मज़दूर अपना काम समझकर उसे करें। तो इससे समाज में इम्प्रूवमेंट होगी, चेंजेस आएंगे। तो ये उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज होना चाहिए, कम्युनिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए, मिलीजुली सरकार होनी चाहिए। तो बेटे, आज मैंने आपको यहाँ तक कराया। अब हम नेक्स्ट जब करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सपोर्ट फॉर सोशलिज्म मैं आपको कराऊंगी। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।